आइए अभी हम लोग जिस चीज़ के बारे में समझेंगे वो है हमारा फ्रिंज। फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज बेसिकली एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर वो नोड्स रहते हैं जो एक्सपेंड नहीं किए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है? कंटेन्स दोज नोड्स दैट आर नॉट एक्सपेंडेड, ठीक है। कंटेन्स दोज नोड्स दैट आर नॉट एक्सपेंडेड, ठीक है। तो वो नोड्स रहते हैं जिनका एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास जो फिगर है वो कुछ ऐसा है। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, हमारा जो सोर्स वर्टेक्स है वो एस है, ठीक है। सोर्स वर्टेक्स है एस और गोल वर्टेक्स जी है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एस ले लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? फ्रिंज में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। फ्रिंज में यहाँ पे बनाता हूँ कुछ ऐसा टाइप का फ्रिंज। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फ्रिंज हो जाएगा। ओके, मुझे पता है मेरा हैंड राइटिंग काफ़ी गंदा है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, एस से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? एस से मैं डी जा सकता हूँ, एस से मैं ई जा सकता हूँ, एस से मैं पी जा सकता हूँ। ये 3 रास्ते जा सकता हूँ। तो फ्रिंज में मैं इन 3 रास्तों को स्टोर कर दूंगा, एस पी, एस ई और एस डी, ठीक है। तो एस पी, एस डी, एस ई। अब इन तीनों में से मान लो कि मैंने इनको चूज़ किया, क्या बोलते हैं, डी को चूज़ किया, यानी मैंने इसको चूज़ किया। इसको अगर मैंने चूज़ किया तो मैं फ्रिंज में से इसको काट दूंगा, ठीक है। देखो तब मेरा कैसा होगा? एस पी, आई मीन सॉरी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। तो मैंने डी को चूज़ किया तो मैंने एस डी काट दिया। अब डी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? ध्यान से देखो, डी से मैं जा सकता हूँ बी में, सी में एंड ई में। इन 3 रास्तों में जा सकता हूँ। तो डी सी ई, ठीक है। तो डी से मैं बी में जा सकता हूँ, सी में जा सकता हूँ और ई में जा सकता हूँ। देख लेते हैं, बी सी ई, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इनमें जाता हूँ तो क्या होगा? देख लेते हैं। अब तो क्या हो जाएगा? एस डी से एस डी बी, एस डी बी, एस डी सी और एस डी ई, ये 3 रास्तों में जा सकता हूँ मैं। अब मुझे इनमें से किसी एक को चूज़ करना है। चलो मान लो कि मैंने ई को चूज़ किया, ठीक है। तो ये मेरा फ्रिंज से कट गया, मैंने ई को चूज़ किया। तो चलो मैं ई से, अब देखो ई से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? ई से मैं एच में जा सकता हूँ और ई से मैं आर में जा सकता हूँ। तो ई से मैं 2 जगह जा सकता हूँ, एच और आर। सो मैं यहाँ एच और आर, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस डी ई एच एक हो जाएगा, एस डी ई आर हो जाएगा और एक तो। अब मान लो मैंने एच को चूज़ किया, ठीक है। मैंने एच को चूज़ किया तो फ्रिंज से ये कट गया। तो अगर मैं एच में जाता हूँ तो एच से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? एच से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? एच से मैं सिर्फ क्यू में जा सकता हूँ, एच से मैं सिर्फ क्यू में जा सकता हूँ, राइट, और कहीं जा नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या किया? मैं क्यू से एच डी ई एच किया, तो इसके बाद एच से मैं क्यू जा रहा हूँ, यानी मेरा यहाँ पे एच डी ई एच क्यू ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया? मैंने आर को चूज़ किया। अब मैं आर को सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने आर को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ आया। अब मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? एफ़ में जा सकता हूँ। तो मैं आर से कहाँ जा सकता हूँ? एफ़ में जा सकता हूँ। चलो, सो अगर ऐसा है सो मैं इसको अगर मैंने चूज़ कर लिया एच डी ई आर को, सो मैं एच डी ई आर के बाद कहाँ जा सकता हूँ? एफ़ में जा सकता हूँ, एच डी ई आर एफ़, ठीक है, एच डी ई आर एफ़। तो अगर मैं एच डी ई आर के बाद एफ़ में जाता हूँ, अब एफ़ से मैं कहाँ जा सकता हूँ? ऐसे एफ़ में चला गया। अब एफ़ से मैं कहाँ जा सकता हूँ? सिर्फ जी में जा सकता हूँ, ठीक है। मैं कहाँ जा सकता हूँ? सिर्फ जी में जा सकता हूँ। सो एच डी ई आर एफ़ काट दिया, सो एच डी ई आर एफ़ जी। सो मेरे को यहाँ तक मैं पहुँच गया। देखो मैं गोल स्टेट में पहुँच गया। सो मुझे पता है ये हो जाएगा मेरा फ्रिंज और ये हो जाएगा मेरा पाथ, क्योंकि अब मैं एफ़ से सीधा गोल स्टेट में पहुँच गया हूँ, ठीक है। सो इस तरह से हमें फ्रिंज में स्टोर करते हुए जाना है, ठीक है। अब हमें हर एक सर्च एल्गोरिथम में एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। फ्रिंज में हम 2 ही ऑपरेशंस करते हैं। फ्रिंज में हम 2 ही ऑपरेशंस करते हैं। एक होता है इंसर्ट, हम लोग फ्रिंज में किसी नोड को इंसर्ट करते हैं, या तो फिर हम फ्रिंज में से किसी नोड को रिमूव कर देते हैं। यही 2 ऑपरेशंस हम करते हैं फ्रिंज में, ठीक है। अब ये फ्रिंज हम कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए प्रायोरिटी क्यू मतलब क्या? जिस नोड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो क्यू के सबसे फ्रंट में रहेगा और
जिस नोड की प्रायोरिटी सबसे कम होगी वो क्यू के सबसे लास्ट में रहेगा। क्यू कैसे होता है, फ्रंट रियर होता है ना ऐसा, तो मेरा जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें भी कुछ ऐसा टाइप का ही है। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा और ये हमारा रियर हो जाएगा। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो यहाँ रहेगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो यहाँ रहेगा फ्रिंज में, ठीक है। नोड वाइज अगर मैं बात करता हूँ, हो गया ये वाला। इसके बाद हमारे सर्च दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लाइंड सर्च। ब्लाइंड सर्च में मेरे को गोल नोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे किस तरह से जाना है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे ट्री को सर्च करते हैं, सर्च द एंटायर ट्री, ठीक है, सर्च द एंटायर ट्री। लेकिन अगर मैं ह्यूरिस्टिक सर्च की बात करता हूँ, ह्यूरिस्टिक सर्च, सो यहाँ क्या होगा, ह्यूरिस्टिक सर्च में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करते हैं। प्रायोरिटी क्यू में अगर मान लो ये इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी प्रायोरिटी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर लास्ट की, तो हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च में प्रायोरिटी क्यू को इवैल्यूएट करते हैं। इसका मतलब जिस नोड की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, सबसे पहले उसको चेकआउट किए, फिर वहाँ से सेकंड जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है उसको चेकआउट किए, फिर थर्ड जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है उसको किए, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर लास्ट, ऐसे चलेंगे, ठीक है। सो प्रायोरिटी वाइज हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, प्रायोरिटी वाइज हम लोग चेकिंग कर लेते हैं। सो ये बात है, ये याद रखना पड़ेगा, ह्यूरिस्टिक सर्च में ऐसे काम होता है। ओके, अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ आपको बताने का था, वो ये था कि हमारे जो सर्च टेक्निक्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च में थोड़ा सर्चिंग जो है फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी वाइज क्यू बना लेते हैं ना, इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं कि कोई भी जो दिमाग में आया उसी नोड को सर्च किए, ऐसे नहीं है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है पहले उसको छुएंगे, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है उसको सबसे लास्ट में छुएंगे। तो देख लेते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स में हमारे कितने टाइप के टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, बढ़िया। चलो, अब अगर मैं बात करता हूँ अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स की, तो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सर्च में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च। अनइन्फॉर्म सर्च को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सर्च, जहाँ पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस मैं ऐसे बेकार आवारों की तरह घूमता रहता हूँ किसी एक गोल नोड को ढूंढने के लिए। और इन्फॉर्म सर्च इसे हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च, यहाँ पे मुझे गोल नोड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इसीलिए हम लोग बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं ताकि बहुत जल्दी हम लोग गोल नोड तक पहुँच सकें, ठीक है। तो देख लेते हैं अनइन्फॉर्म सर्च में क्या है। अनइन्फॉर्म सर्च में मेरा क्या क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ठीक है, ये ब्लाइंड सर्च ही है। फिर हम बोल सकते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ठीक है, और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, ठीक है। अब देखिए डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी हमारे दो होते हैं, मतलब डिविजन्स, एक होता है डेप्थ लिमिटेड सर्च और दूसरा होता है आइटरेटिव डीपेनिंग सर्च, ठीक है। फिर होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात कर लेते हैं, इसमें एक होता है आपका बाई डायरेक्शनल सर्च। मतलब हम दोनों तरफ से घूमते हुए आते हैं। और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च तो छोड़ दो। इन्फॉर्म सर्च, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ह्यूरिस्टिक सर्च, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ह्यूरिस्टिक सर्च। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च। यहाँ पे हमें पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है हर एक नोड के बारे में, ताकि हम लोग आसानी से पहुँच सकें। सो ये हो जाएगा बेस्ट फर्स्ट सर्च, और सेकेंड हो जाएगा हमारा ए स्टार सर्च एल्गोरिथम, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा एल्गोरिथम है, जब हम करेंगे आपको समझ में आएगा। सो ये बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार सर्च, ये दोनों आपके ह्यूरिस्टिक सर्च होते हैं। अनइन्फॉर्म में क्या होता है, DFS, BFS और UCS, ये होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। इन सब के बारे में हम एक करके पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हम लोग लीफो का यूज़ करते हैं, यानी कि एक स्टैक का यूज़ करते हैं, ओके। डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपको याद रखना है हम लोग किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, स्टैक का यूज़ करते हैं एज अ फ्रिंज। और ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिस नोड को मैंने सबसे लास्ट में फ्रिंज में डाला है, सबसे पहले उसी नोड को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे यहाँ पे स्टैक का यूज़ हो रहा है। वैसे हम लोग हमेशा स्टैक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दैट विल टेक टू मच टाइम, बट स्टिल हम लोग एक देख लेते हैं, ओके। सो मान लो ऐसा है, हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा, मैं इसको ना ब्लैक से बनाता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। सो A, फिर यहाँ से हम जाएंगे B में, फिर C, फिर यहाँ से जाएंगे D, यहाँ से जाएंगे E, फिर यहाँ से जाएंगे F, यहाँ से जाएंगे G, H,
आई जे के एल एम एन ओ। चलो ये है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर ये हमारा स्टैक है, ये हमारा स्टैक है, सबसे पहले कौन सा नोड आया, ए नोड आया, तो मैंने स्टैक के अंदर ए पुश किया। अब ए जैसे मैंने पुश किया, ए से कौन कौन से रास्ते बनते हैं, मान लो मेरे को सर्च क्या करना है, मान लो मुझे ओ, ये वाला जो नोड है इसको सर्च करना है। सो मेरा गोल नोड जो है वो ओ है। सबसे पहले ए स्टैक में आया, तो ए से हम कहाँ कहाँ भाग सकते हैं, बी जा सकते हैं और सी जा सकते हैं। तो ए को मैंने काटा और बी और सी लिख दिया। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसको लास्ट में डालें उसको इवेलुएट करेंगे सबसे फर्स्ट में। तो लास्ट में मैंने किसको डाला, सी को डाला, तो मैंने सी को इवेलुएट किया। तो देखो सी को काटा, देखो सी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एफ़ और जी में जा सकते हैं। सो चलो एफ़ और जी चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च हमेशा लेफ्ट मोस्ट सर्च होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले वो राइट को डालेगा, फिर टॉप में लेफ़्ट को डालेगा। तो पहले राइट वाला डाला, यानी ये राइट वाला डाला, फिर ये वाला डालेगा, क्योंकि वो हमेशा लेफ़्ट वाइज सर्च करता है। सो बी डाला। तो अब सबसे ऊपर मेरा क्या है, बी है। अब मैंने बी को काटा, बी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ई और डी। तो सबसे पहले वो किसको डालेगा, राइट वाले को, और उसके बाद किसको डालेगा, डी को। ठीक है। अभी टॉप में क्या है, ऐसे गया फिर ऐसे गया। अभी डी है, डी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एच और आई। तो एच लेफ्ट है तो ये ऊपर रहेगा और आई राइट है, सो ये उसके नीचे रहेगा। सो पहले आई देन एच, डी को काट दिया मैंने। अब एच है, अब एच को मैंने काटा क्योंकि ये सबसे ऊपर है, क्योंकि इसको हम जाएंगे। अब एच से हम कहीं जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने एच से बैक ट्रैक कर लिया डी में। ठीक है। अब मैं डी में आ गया। अब डी से हम कहीं और जा सकते हैं, देखो डी से हम कहाँ जा सकते हैं, आई में जा सकते हैं। तो डी के बाद हम आई में गए, हो गया। आई से वापस से बैक ट्रैक किए, डी में आ गए। अब डी से हम कहीं और जा सकते हैं, नहीं। अब डी से भी हम बैक ट्रैक करके कहाँ आ गए, बी में आ गए। सो डी से हम बैक ट्रैक करके यहाँ आ गए। अब बी से हम कहीं कहीं जा सकते हैं, हाँ बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ई में जा सकते हैं। सो मैंने ई को काट दिया। ठीक है। जैसे मैंने ई को काटा, तो ई से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ई से ध्यान से देखना। अरे यार मेरा फ्रिंज उड़ गया यार, देखो ई से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ई से मैं जे और के दोनों जगह जा सकता हूँ, राइट। तो देखो पहले राइट वाला लेंगे फिर लेफ्ट वाला लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने के लिया और उसके बाद मैंने जे लिया। ठीक है। अब देखो, अब लेफ़्ट को पहले इवेलुएट करना है, तो पहले मैंने जे को इवेलुएट किया। ठीक है। जे को इवेलुएट किया, तो देखो जे से हम कहीं और जा सकते हैं, नहीं। जे से तो हम और कहीं पे जा नहीं सकते। तो अगर मैं जे से और कहीं जा नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करके मैंने कहाँ आया, ई में आ गया। तो जे से मैंने ई आ गया। अब क्या हम ई से कहीं और जा सकते हैं, ई से कहीं और जा सकते हैं, हाँ भैया ई से हम के में जा सकते हैं। सो फिर हम क्या किए, के में गए। अब देखो के जैसे ही हम गए, के से हम कहीं और जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करके वापस ई में आ जाएंगे। ई से हम कहीं और जा सकते हैं, नहीं, तो हम बैक ट्रैक करके बी में आ जाएंगे। बी से हम और कहीं जा सकते हैं, नहीं, तो हम बैक ट्रैक करके कहाँ आ जाएंगे, ए में। अब ए से हम कहीं जा सकते हैं, हाँ भैया ए से हम सी जा सकते हैं। देखो तो सी में गए, जैसे ही सी में गए, इसके राइट और लेफ्ट में दो बच्चे हैं, तो पहले राइट का बच्चा लिखेंगे और फिर लेफ्ट का, क्योंकि वो लेफ्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करेगा, लेफ्ट वाइज है ना। ठीक है। तो मैंने एफ़ को सिलेक्ट किया, एफ़ को सिलेक्ट किया। अब एफ़ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, आई और एम। तो पहले राइट फिर लेफ्ट, तो सबसे पहले एम लिखेंगे और उसके बाद आई लिखेंगे। ठीक है। सो मैं पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया। अब देखो आई से हम कहीं और जा सकते हैं, नहीं, आई से हम और कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आई लीफ नोड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बैक ट्रैक करके एफ़ में आए, एफ़ से हम कहीं और जा सकते हैं, हाँ भैया एम में जा सकते हैं। तो एम में गए, एम में गए। जैसे हम एम में गए, एम से हम और कहीं पे जा सकते हैं, नहीं, एम से हम और कहीं नहीं जा सकते। तो वापस एफ़ में बैक ट्रैक किया। एफ़ से हम कहीं और जा सकते हैं, नहीं, तो हम एफ़ से बैक ट्रैक करके सी में गए। सी से कहीं जा सकते हैं, हाँ, सी से हम जी में जा सकते हैं, तो मैं जी में गया। देखो अब जी से हम कहीं जा सकते हैं, हाँ देखो एन और ओ जा सकते हैं। तो ओ राइट मोस्ट है और एन लेफ्ट मोस्ट है। तो पहले राइट लिखेंगे फिर लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हमेशा टॉप में रहना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट सबसे पहले इवेलुएटेड होगा। सो पहले मैं ये किया। अब देखो सबसे पहले मैं लेफ़्ट को इवेलुएट करूँगा, तो लेफ़्ट में यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब एन है, क्या हम एन से कहीं और जा सकते हैं, नहीं, तो हम बैक ट्रैक करके कहाँ आ गए, जी में आ गए। जैसे ही जी में आ गए, जी से हम और कहीं जा सकते हैं, हाँ ओ में जा सकते हैं, तो हम ओ पे गए। और ओ ही हमारा गोल नोड था, ओ ही हमारा गोल नोड था। तो देखो हमें गोल नोड मिल गया, मेरा गोल नोड मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला,
कि अगर मेरा जो नोड है वो एकदम राइट मोस्ट पोजीशन में है, राइट मोस्ट पोजीशन में है, तो मुझे सारे नोड्स को इवैल्यूएट करते हुए जाना पड़ेगा, मुझे सारे नोड्स को इवैल्यूएट करते हुए जाना पड़ेगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मुझे जितने भी नोड्स हैं उन सारे नोड्स को स्टोर करना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे सारे नोड्स को स्टोर करना पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास d नंबर ऑफ नोड्स है, तो मुझे d नोड्स को स्टोर करना पड़ रहा है इनटू, अब हर एक नोड के देखो दो ब्रांचेस हैं, हर एक नोड के देखो दो ब्रांचेस है, तो मुझे दोनों ब्रांचेस को देखो मैं एक्सप्लोर करते हुए जा रहा था, मैं दोनों ब्रांचेस को एक्सप्लोर, हर एक नोड के दोनों ब्रांचेस को एक्सप्लोर करते हुए जा रहा था। तो अगर टोटल आपके पास b नंबर ऑफ, हर एक नोड के अगर ब्रांचिंग फैक्टर b है, तो मुझे सारे नोड्स के ब्रांचिंग फैक्टर को, सारे नोड्स के सारे ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना है, यानी d नोड्स अगर हैं तो सबका ब्रांचिंग फैक्टर देखना होगा, यानी d इंटू बी, राइट। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बी गो ऑफ बी डी, बी है ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ ईच नोड और डी है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अब अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा बी गो ऑफ बी टू द पावर डी इन द वर्स्ट केस, क्योंकि वर्स्ट केस में मुझे पूरे एकदम डेप्थ तक जाना पड़ेगा, टोटल इसका जितना डेप्थ है उतना तक मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए सारे पूरे डेप्थ, अगर डेप्थ हमारे यहाँ पे कितना है 0 1 2 3, अगर डेप्थ 3 है तो मुझे थर्ड डेप्थ तक ही जाना पड़ेगा भैया, हमें ना थर्ड डेप्थ तक ही जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे थर्ड डेप्थ तक जाना पड़ेगा तो भैया तब तो चाप है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। ओके चलो, सो यहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों देख ली। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर यहाँ पे आपका जो डेप्थ है, ठीक है, तो b इंटू डी हो जाएगा आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा b टू दी पावर d, या ये d नोड्स नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, d है डेप्थ, कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गया ये वाला। अब देखो क्या ये एल्गोरिदम ऑप्टिमल है, हाँ या ना, क्या ये एल्गोरिदम ऑप्टिमल है? ऑप्टिमल का मतलब है कि हमें सबसे शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा, तो आंसर बताओ क्या है? नहीं, नो, इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि देखो अगर मेरा जो नोड था, मेरा नोड यहाँ पे था, मेरा गोल नोड यहाँ पे था, तो हम लोग सीधा अगर ऐसे जाते तो हमें मिल जाता, लेकिन लेफ्ट पर DFS क्या है, लेफ्ट मोस्ट सर्च एल्गोरिदम, वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इतना घूम फिर के तब यहाँ जाएगा। तो ये कभी शॉर्टेस्ट पाथ दे सकता है क्या? अगर मेरा जो नोड है अगर एकदम राइट मोस्ट पोजीशन में है तो क्या वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ दे सकता है? नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मेरा गोल नोड ये होता तो शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है, लेकिन एकदम राइट मोस्ट में वो कभी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दे पाएगा। सो ये ऑप्टिमल है? नहीं। दूसरी बात है, क्या ये एल्गोरिदम कंप्लीट है? कंप्लीट होने का मतलब है क्या ये हमेशा हमें गोल नोड तक पहुंचा देगा? ये हाँ, ये पहुंचाएगा, बट कंडीशन है, अगर साइकिल है, अगर हमारे ग्राफ में साइकिल है तो वो मुझे कभी गोल नोड तक नहीं पहुंचा पाएगा, लूप में अटक जाएगा। और अगर साइकिल नहीं है, अगर हमारे नोड में साइकिल नहीं है तो भैया येस इट इज़ कंप्लीट, ये तुम्हें एकदम गोल नोड तक आराम से पहुंचा देगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। सो ये थी हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम लोग डेप्थ लिमिटेड सर्च की बात करेंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ आवर डेप्थ लिमिटेड सर्च। ओके, डेप्थ लिमिटेड सर्च। सो ये जो हमारा डेप्थ लिमिटेड सर्च है, ये क्या करता है? ये एक टाइप का डेप्थ फर्स्ट सर्च है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये नीचे जाता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक नीचे जाता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा एकदम जितना डेप्थ तक हो सकता है उतना तक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर लिमिट तक जाता है, यानी अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है, ये हमारा A है, ये B है, C है, D है, E है, F है और G है, ये H I J K L M N O, ऐसा हमारा मान लो ग्राफ है। अब मुझे यहाँ पे डेप्थ लिमिटेड सर्च लगाना है। मुझे पता है मेरा जो गोल नोड है ये हमारे किस डेप्थ में है। अगर ये मैं डेप्थ 0 मान लेता हूँ, ये डेप्थ 1 मान लेता हूँ, ये डेप्थ 2 मान लेता हूँ, मुझे पहले से पता है कि मेरा जो गोल नोड है वो डेप्थ 2 में है, दूसरे डेप्थ में हमारा जो है गोल नोड है। तो अगर मेरा जो गोल नोड है वो दूसरे डेप्थ में है तो मैं यहाँ पे
2 तक, मतलब सेकंड डेप्थ तक यहाँ तक मैं DFS करूँगा, ठीक है। यहाँ तक मैं क्या करूँगा, DFS करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक सेकंड डेप्थ तक अगर मैं DFS करता हूँ तो कैसे क्या होगा बताओ। इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा हर एक आइटरेशन के बाद डेप्थ चेक करूँगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा A है, फिर A से मैं कहाँ गया, B में गया, क्योंकि देखो ये DFS की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, यानी ये लेफ्ट मोस्ट जाएगा। तो A से मैं B गया, अब B में मैंने चेक किया मेरा डेप्थ 1 है, ठीक है। उसके बाद मैं लेफ्ट वाइज गया D, ठीक है। D में जाके मैंने चेक किया मेरा डेप्थ 2 है। क्या मैं इससे और नीचे जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा डेप्थ लिमिट रीच हो चुका है। फिर मैं बैक ट्रैक करूँगा, B में आऊँगा, B से मैं कहाँ जाऊँगा, E में जाऊँगा, फिर मैं वापस से डेप्थ चेक करूँगा, डेप्थ कितना है 2, ठीक है। अब मैं वापस E से बैक ट्रैक करूँगा, क्योंकि इसके नीचे और मैं जा नहीं सकता, B से जाने को कुछ है नहीं, मैं वापस बैक ट्रैक किया, अभी मेरा डेप्थ 0 है। अब मैं A से कहाँ जाऊँगा, C में जाऊँगा, मैं A से कहाँ जाऊँगा, C में जाऊँगा, ठीक। तो अगर मैं A से C में गया, मैंने डेप्थ चेक किया, डेप्थ क्या है 1। अब C से मैं कहाँ जाऊँगा, C से मैं F में जाऊँगा, ठीक है, F में जाऊँगा, ठीक है। मैंने डेप्थ चेक किया, डेप्थ कितना है 2 है। अब मैं क्या इससे और नीचे जाऊँगा? नहीं, मैं वापस C में आया। अब C में आने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, G में जाऊँगा, बिकॉज C से हम G में जा सकते हैं ना। जैसे ही मैंने G में गया, मैंने डेप्थ चेक किया, डेप्थ 2 है, और क्या मैं गोल नोड को रीच कर गया हूँ? हाँ बिल्कुल, मैंने गोल नोड को रीच कर चुका है, ठीक है, मैं गोल नोड को रीच कर चुका हूँ, ठीक है। सो देखो, मैंने यहाँ पे बहुत ही कम स्टेप्स में मैं गोल नोड तक पहुँच गया। अगर इसी की जगह तो मैं यहाँ पे 2 के नीचे जाऊँगा ही नहीं, मैं 2 के नीचे जाऊँगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो मुझे डेप्थ फर्स्ट सर्च इसी चीज़ में अप्लाई करना होता, तो मैं क्या करता, सबसे पहले पूरा इस लेवल तक जाता, फिर वापस बैक ट्रैक आके यहाँ, फिर वापस बैक ट्रैक होके ऐसे, फिर वापस बैक ट्रैक होके, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ होके इतना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घूमना पड़ता, जो कि किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे देखो, डेप्थ फर्स्ट सर्च से डेप्थ लिमिटेड सर्च हमें बहुत कम टाइम में दे देता है, लेकिन सवाल ये आता है, ये तभी काम करेगा जब मुझे पता है कि किस डेप्थ में है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो गोल नोड है वो किस डेप्थ में है। अगर मुझे यही नहीं पता है तो डेप्थ लिमिटेड सर्च किसी काम का नहीं है। इसीलिए हमें वी हैव टू नो इन विच डेप्थ आवर गोल नोड इज़, तभी ये हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O of b टू दी पावर l। b क्या है? ब्रांचिंग फैक्टर, और l है लिमिट, यानी हम कितने डेप्थ तक जाएंगे वो। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ, ये हो जाएगा big O of b इंटू एल। ये b है ब्रांचिंग फैक्टर, और l है किस डेप्थ तक हम लोग जाएंगे, लिमिट ऑफ द डेप्थ, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मेरा सवाल आता है, क्या डेप्थ लिमिटेड सर्च कंप्लीट है या ऑप्टिमल है? ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्या हमारा जो डेप्थ लिमिटेड सर्च है ये कंप्लीट है? आंसर इज़ नो। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि मान लो अगर हमारे ग्राफ में यहीं पे कहीं पे एक साइकिल बन जाता है, ये से 2 डेप्थ के अंदर ही, अगर 2 डेप्थ के अंदर ही मेरा अगर कहीं पे साइकिल बन जाता, तो क्या वो मुझे गोल नोड तक पहुंचा सकता था? नहीं। अगर साइकिल बन जाता तो गोल नोड तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल था, और अगर साइकिल नहीं बनता तो फिर हम लोग इजीली गोल नोड तक पहुंच सकते थे। ओके, सो क्या ये कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट तो नहीं। अगर साइकिल हो जाएगा तो फिर कंप्लीट नहीं है। अच्छा, दूसरा है, क्या ये ऑप्टिमल है? क्या ये मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ कभी हमेशा नहीं दे पाएगा, क्योंकि मान लो ये भी तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का ही भाई है, तो इसके अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च का ही खून है, तो ये लेफ्ट वाइज पहले सर्च करते हुए चलेगा ना। सो इसीलिए ये ऑप्टिमल भी नहीं। अगर तुम्हारा जो गोल नोड है जैसे एकदम एक्सट्रीम राइट में था, तो इसने पूरा मतलब घूमा, उसके बाद आपको दिया, है ना। सो ये भी ऑप्टिमल नहीं है। वैराज हम लोग अगर ऑप्टिमल ही जाते तो हम 2 मूव्स में पहुंच सकते थे सोर्स से। सो ये ऑप्टिमल भी नहीं है, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। अच्छा, अब चलो कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग जंप करते हैं। ओके, ध्यान से देखना। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में हमें सजाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि DFS ऑर्डरिंग, अगर मैं यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाया, ये हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स 0। अगर यहाँ पे मैं DFS सर्च लगाया तो फिर मेरा ऑर्डरिंग कैसा होगा? तो सबसे पहले मैं 0 हूँ, 0 के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? 0 से मैं 1 जा सकता हूँ, 2 जा सकता हूँ, 3 जा सकता हूँ। आपको क्या लगता है कहाँ जाऊँगा? 1 जाऊँगा, 0 से 1 जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं
फिर 1 से मैं कहाँ जाऊँगा, 2 जा सकता हूँ, 3 जा सकता हूँ, 5 जा सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है जो सबसे छोटा होगा वहाँ जाऊँगा, यानी मैं 1 से कहाँ जाऊँगा, 2 जाऊँगा। अब देखो 2 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 2 से मैं 5 जा सकता हूँ, 4 जा सकता हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, जो छोटा है उसमें जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है 4 में जाऊँगा तब मैं। अब जैसे मैं 4 में आया, 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं 3 में जा सकता हूँ और 5 में जा सकता हूँ। तो कहाँ जाऊँगा, जो सबसे छोटा है वहाँ जाऊँगा। चलो, तो मैं 4 से 3 में गया। अब देखो जैसे मैं 3 में गया, अब मैं 3 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0, लेकिन ये विज़िट हो चुका है, 1 ये भी विज़िट हो चुका है, तो मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो मैं 3 से वापस 4 में आ गया। अब 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सिर्फ 5 ही बचा हुआ है, सो मैं 5 चला जाऊँगा। सो फिर इसका मतलब मैं 3 से फिर नेक्स्ट नोड क्या विज़िट होगा, 5। तो इस तरह से तो ये हो जाएगा मेरा ऑर्डरिंग। सो क्या होगा, 0 देन 1 देन 2 देन 4 देन 3 देन 5, ये हो जाएगा मेरा ऑर्डरिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो ये है, ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है और हमें लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग करना है और इस पूरे जो ग्राफ है इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च में ट्रावर्स करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा नोट क्या है, ए। अब ए से हम कहाँ जाएंगे, ए से हम कहाँ जाएंगे, अब ए से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, बी जा सकता हूँ, सी जा सकता हूँ, डी जा सकता हूँ। जो सबसे छोटा होगा अल्फ़ाबेट में उधर जाएंगे। सो ए से हम कहाँ गए, बी में गए। सो ए से मैं बी में चला गया। अब बी से मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं डी जा सकता हूँ या सी जा सकता हूँ। तो जो छोटा है वहाँ जाऊँगा। सो बी से मैं कहाँ भागा, सी में भागा। अब सी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ई जा सकता हूँ, एफ जा सकता हूँ। ये दो रास्ते, तो जो सबसे छोटा होगा उसमें जाएंगे। सो मैं ई में भागा, जब तक भाग सकते भागेंगे। अब ई से मेरे पास दो रास्ते, या तो डी या तो एफ, जो छोटा है वहाँ भागेंगे। सो डी है, सो लो मैं डी में गया। अब देखो डी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, बी। अब देखो डी से मैं और कहीं जा नहीं सकता, बी नहीं जा सकता। तो फिर अगर मैं बी नहीं जा सकता तो, और मतलब डी से मेरे पास जाने को कोई जगह है नहीं, तो मैं डी से बैक ट्रैक करके ई में आ गया। अब मैं ई से कहीं जा सकता हूँ, ई से भी भैया मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एफ में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा एरो ई की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वन वे है, मैं ई से एफ में नहीं जा सकता। तो मैं ई से बैक ट्रैक करके कहाँ आ गया, सी में आ गया। अब जैसे मैं सी में आया, मैं सी से जा सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। तो सी से मैं ए जा सकता, ए भी नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ए से सी की तरफ आने का रास्ता है। तो फिर मेरे पास सी से बस एक ही रास्ता बचा है, एफ। सो मैं एफ गया। सो बी के बाद कौन सा नोड विजिट करेंगे, एफ विजिट करेंगे। अब देखो एफ से मैं और कहाँ जाऊँ, एफ से मैं ई जा सकता हूँ, लेकिन ई तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो विजिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो मैं जी जा सकता हूँ, नहीं जी नहीं जा सकता, क्योंकि जी से एफ की तरफ आने का एरो है, लेकिन जाने का एरो नहीं है। तो मैं एफ से जी नहीं जा सकता। मैं क्या किया, बैक ट्रैक किया सी में। सी से मैं क्या किया, सी से मैं बैक ट्रैक किया कहाँ, सी से मैं बैक ट्रैक किया, सी से हम कहीं और नहीं जा सकते, बैक ट्रैक किया बी में। बी से हम कहीं जा सकते हैं, डी विजिट हो चुका है, जा नहीं पाएंगे, बाकी सारे विजिट हो चुके हैं। हम बी से बैक ट्रैक करके ए में आए। तो जैसे हम ए में आए, ए से हम क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी और जी। सी विजिट हो चुका है, जी विजिटेड नहीं है, तो हम ए से सीधा कहाँ विजिट करने गए, जी घूमने गए, बस। सो मेरा जो ऑर्डरिंग होगा ए बी सी ई डी एफ और जी। सो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डरिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे हमें, ये हमारा सोर्स वर्टेक्स है और ये हमारा सिंक वर्टेक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो हमें सोर्स से सिंक तक जाना है यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हम कैसे जाएंगे, देखो एस से मैं ए जा सकता हूँ और जी जा सकता हूँ। एस से ए जाने का कॉस्ट 1 है और एस से जी जाने का कॉस्ट 12 है। तो मुझे सबसे छोटा वाला चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। सो सबसे पहले मैं एस से ए जाऊँगा। ठीक है, अब देखो ए से मैं बी जा सकता हूँ, सी जा सकता हूँ। ए से बी जाओगे 3 रुपये लगेगा, ए से सी जाओगे 1 रुपया लगेगा। आपको छोटा चाहिए, आप ए से सी चले जाओ। तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं सी से कहाँ जा सकता हूँ, सी से डी जाओगे 1 रुपया लगेगा, सी से जी जाओगे 2 रुपया लगेगा। तो तुम अभी कहाँ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है तुम एक चूज़ करोगे, लेकिन मुझे तो मुझे तो गोल वर्टेक्स तक जाना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम सी के बाद कहाँ जाओगे, सी के बाद तुम ऑब्वियसली इसी बात को चूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें गोल वर्टेक्स तक जाना है मेरे भाई। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा मिनिमम कॉस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए, तो इन दोनों में से हम किसको चूज़ करेंगे, 1 रुपया वाला या 2 रुपया वाला। ऑब्वियस सी बात है 1 रुपया वाला चूज़ करेंगे,
चाहे वो मुझे गोल वर्टेक्स की तरफ ना भी लेके जाए, हमें मिनिमम चूज करना है डी। अब देखो डी से एक ही रास्ता है, ठीक है, डी से एक ही रास्ता है मेरे भाई, तो फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, डी से सीधा जी चला जाऊँगा। लो भाई, ये हो गया हमारा पाथ, समझ में आया। चलो अब एक चीज़, ये क्वेश्चन बताओ, डी एफ एस ये ट्रू है या फॉल्स है बताना। डी एफ एस हैज़ big O of b to the power d space where b is branching factor and d is the depth of the shallowest node and d is depth of shallowest node। ठीक है, बताओ इसमें क्या होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ क्या होगा। तो देखो b इंटू डी तो बात सही है, स्पेस, अच्छा स्पेस की बात कर रहा है ना, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, स्पेस हो जाएगा हमारा b इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी एफ एस एस big of बी डी स्पेस वेयर b इज़ द ब्रांचिंग फैक्टर एंड d इज़ द डेप्थ ऑफ द शैलोएस्ट नोड। तो b क्या है हमारा, b है हमारा ब्रांचिंग फैक्टर, ये b हो जाएगा हमारा ब्रांचिंग फैक्टर और d हो जाएगा हमारा डेप्थ ऑफ शैलोएस्ट नोड। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है? आंसर इज़ नहीं भैया, ये बात सही नहीं है। शैलोएस्ट नोड नहीं होता है, शैलोएस्ट नोड नहीं होता है, डी होता है क्या, डी होता है डेप्थ ऑफ डीपेस्ट नोड। डेप्थ ऑफ व्हाट, डीपेस्ट नोड, सबसे जो गहरा नोड है उसका वो जिस डेप्थ पे है वो होता है डी। तो यहाँ पे शैलोएस्ट नोड लिखा हुआ है, तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, चलो मैं इसका फ़ोटो लगा के दिखाता हूँ। तो आइए सवाल को देखते हैं, क्या सवाल में दिया हुआ है, देख लेते हैं। ए रूबिक्स क्यूब हैज़ 4.3 इंटू 10⁻19 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है, बट एनी कॉन्फ़िगर 4.3 क्विंट्रिलियन बोलते हैं इसको, ठीक है, 4.3 क्विंट्रिलियन, ये हमेशा याद रखना, 1 क्विंट्रिलियन यानी 10⁻19, खैर कोई बात नहीं। has 4.3 into 10⁻19 possible configuration but any configuration can be solved in 20 moves or less। मतलब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करने के लिए जो ऑप्टिमल एल्गोरिदम है वो उसको 20 मूव या उससे कम में सॉल्व कर देता है, जो कि रोबोट है। जो एक क्यूब सॉल्विंग का रोबोट होता है उसमें अगर तुम क्यूब को किसी भी पोजीशन में आप डाल दोगे तो वो उसको 20 मूव्स या उससे कम मूव्स में सॉल्व कर देगा। फिर क्या बोला, वी पोज द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग ए रूबिक्स क्यूब एज ए सर्च प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक सर्च प्रॉब्लम है, वेयर द स्टेट्स आर द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इज एन एज बिटवीन टू स्टेट्स इफ़ वी कैन गेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन ए सिंगल मूव। अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक एक सिंगल मूव में जा सकते हैं तो उनके बीच में एक एज रहेगा, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, दस वी हैव 4.3 इंटू 10⁻19 स्टेट्स। तो टोटल आपकी कितने स्टेट्स हैं, 4.3 इंटू 10⁻19 स्टेट्स। ईच एज हैज़ ए कॉस्ट 1, हर एक एज का कॉस्ट क्या होता है, 1 है, ठीक है। मतलब किसी भी एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स में जाओ, कॉस्ट कितना होता है, 1 होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्या बोला है, नोट दैट द स्टेट स्पेस ग्राफ डज नॉट कॉन्टेन साइकिल्स, ठीक है, कोई डज कॉन्टेन साइकिल्स, ठीक है। स्टेट स्पेस ग्राफ जो है उसमें हमारा क्या है, साइकिल्स हो सकता है। ओके बहुत सही बात है। सिंस वी कैन मेक 27 मूव्स फ्रॉम ईच स्टेट, ठीक है, द ब्रांचिंग फैक्टर इज 27। इसका मतलब मेरा अगर ये मेरा एक स्टेट है तो इससे हम लोग 27 ऐसे टाइप के मूव्स बना सकते हैं। तो हमारा ब्रांचिंग फैक्टर 27 ब्रांचेस है, यानी एक नोड के 27 बच्चे हैं, तो ब्रांचिंग फैक्टर 27 है। सिंस एनी कॉन्फ़िगरेशन कैन बी सॉल्व्ड इन 20 मूव्स और लेस, वी हैव n लेस देन 20, ठीक है, यानी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम बेस्ट केस में 20 मूव्स में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्चेस एस्टिमेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सपेंडेड, ठीक है। ओके मेक द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेस्ट टू द नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सपेंडेड बाय द सर्च। तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ जो है स्टेट्स हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है हमारे एक्सपेंडेड हो रहे हैं हर एक सर्च के लिए। मार्क द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेस्ट टू द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो देखो डीएफएस ट्री सर्च हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बेस्ट केस में कितने स्टेट्स को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बेस्ट केस में बोल रहा है 20 मूव्स में हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन को हम 20 मूव्स में सॉल्व कर सकते हैं बेस्ट केस में। तो ऑब्वियस सी बात है बेस्ट केस में हम कितने मूव्स का यूज़ करेंगे, 20 मूव्स का यूज़ करेंगे, या आई मीन 20 स्टेट्स हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्टिमल एल्गोरिथम है वो 20 मूव में किसी भी स्टेट को सॉल्व कर देगा। तो बेस्ट केस में हमें 20 स्टेट्स को ही देखना पड़ेगा, राइट। अब आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब एकदम बकवास एल्गोरिथम है जो एक क्यूब को सॉल्व करने के लिए बैठा है,
तो अगर वो बकवास एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा कितने स्टेट्स हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो देखो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या बोला गया है, साइकिल्स है, हमारे ग्राफ में साइकिल्स है। तो अगर हमारे ग्राफ में साइकिल्स है तो हमारी जो सर्च ट्री हो जाती है, हो जाती है वो इन्फिनाइट बन जाती है कि नहीं, हमारी जो सर्च ट्री है वो इन्फिनाइट हो जाती है। तो वर्स्ट केस में हम ढूंढते ही रहेंगे, ढूंढते ही रह जाएंगे सारी ज़िंदगी पागलों की तरह कि मेरा जो गोल स्टेट है वो कौन सा है। तो वर्स्ट केस में मेरा इनफाइनाइट भी हो सकता है, मेरा कभी जो एल्गोरिदम है वो क्यूब को सॉल्व ना भी कर भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिदम क्यूब को सॉल्व भी ना कर पाए अगर स्टेट्स के बीच में साइकिल्स है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा रूबिक्स क्यूब के बारे में। बेस्ट केस में तो 20 मूव में किसी भी पोजीशन को हम सल्टा लेंगे, लेकिन वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है साइकिल्स है तो घूमते ही रह जाएंगे, सॉल्व नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि DFS इज कंप्लीट इफ सर्च ट्री इज फाइनाइट। अगर हमारा जो सर्च ट्री है वो फाइनाइट है तो हमारा जो DFS है वो कंप्लीट है। क्या ये सही बात है? हाँ भैया ये बिल्कुल सही बात है। DFS अगर हमारा सर्च ट्री फाइनाइट है यानी कोई साइकिल नहीं है, नो साइकिल्स, तो हम लोग इजीली गोल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। हाँ टाइम लग सकता है लेकिन पहुंच जाएंगे 100%। तो दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ़ यू नो फॉर श्योर, अच्छा मैं कलर बदल लेता हूँ नहीं तो समझ में आएगा नहीं। इफ़ यू नो फॉर श्योर दैट द सिंगल गोल स्टेट फॉर ए प्रॉब्लम इज़ एट डेप्थ 19, मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का जो गोल स्टेट है वो डेप्थ 19 में है, मतलब 19वें मंजिल पे या 19वें डेप्थ में मेरा जो है गोल स्टेट है, ठीक है। एंड द सर्च स्पेस हैज़ ए लार्ज ब्रांचिंग फैक्टर, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस हैं हर एक नोड के, ठीक है। तो बेस्ट सर्च एल्गोरिथम क्या होगा, क्या डेप्थ फर्स्ट सर्च होगा या डेप्थ लिमिटेड सर्च होगा, जहाँ पे हमारी लिमिट 19 को सेट होगी। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि 19th डेप्थ में हमारा गोल स्टेट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा बेस्ट एल्गोरिथम होगा, डेप्थ लिमिटेड सर्च, ना कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे तो सारी ज़िंदगी लग जाएगी गोल स्टेट ढूंढने में, ठीक है। लेकिन अगर डेप्थ लिमिटेड सर्च है और मुझे पता है किस लेवल पे मेरा गोल स्टेट है, तो हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च से कम टाइम में निकाल लेंगे। तो बेस्ट एल्गोरिथम तो मेरे ख्याल से डेप्थ लिमिटेड सर्च ही होगा, ठीक है। ओके चलो बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डेप्थ लिमिटेड सर्च इज फॉल्स। डेप्थ लिमिटेड में इट यूजेस लेस मेमोरी कंपेयर टू डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये सत्य बात है। ऑब्वियस सी बात है, सारे नोट्स हम चेक नहीं करते। इट इज़ गारंटीड टू फाइंड ए सोल्यूशन इफ द डेप्थ लिमिट इज सेट करेक्टली, हाँ ये भी सही बात है। लेकिन ओके लेकिन यहाँ पे साइकिल नहीं होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, वो देखते बाद में। इट कैन ऑलवेज गारंटी ऑप्टिमलिटी इफ द डेप्थ लिमिट इज सफिशिएंट, नहीं ये गलत है, क्योंकि ऑप्टिमलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि डेप्थ लिमिट मुझे पता है लेकिन मेरा जो नोड है वो एकदम राइट मोस्ट लेवल पे है। राइट मोस्ट लेवल पे अगर हुआ तो वो तो पहले लेफ्ट से ढूंढना चालू करेगा, तो फिर हमें ऑप्टिमलिटी नहीं मिलेगी। सो ये गलत है। इट कैन बी इनकम्प्लीट इफ द डेप्थ लिमिट इज़ टू लो। अगर हमारा डेप्थ लिमिट टू लो है तो क्या ये इनकम्प्लीट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर डेप्थ लिमिट छोटा होगा तब भी हमें, अगर डेप्थ लिमिट पड़ता है तो कंप्लीट होगा ही, ठीक है। तो ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सो ऐसी बात है, ठीक है। सो थैंक यू, बस इतना ही था आज के लिए, और तो कुछ है नहीं। फिर चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।